हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी का। सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वैक्यूल, है ना। सिंगल सिंगल मेम्ब्रेनस यानी एकल कला वाला ऑर्गेनल या अंगक पढ़ने वाले हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है वो खाली स्थान, छोटी छोटी खाली स्थान के रूप में पहले तरुण कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में ये आकार में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में ये आकार में छोटी होती हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं में क्या है, पहले जो स्मॉल सेल होती हैं या तरुण कोशिकाएं होती हैं उनमें छोटी छोटी वैक्यूल्स के रूप में होती हैं, और बाद में ये छोटी वैक्यूल्स जो होती हैं आपस में मिलकर बड़ी वैक्यूल या बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। तो ये पादप कोशिकाओं की विशेषता है, बड़ी सी वैक्यूल कोशिका के बीच में दिखाई पड़ना। ये क्या कहलाता है, पादप कोशिका की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में ये समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, जिनकी केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो एक झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं, न्यूक्लियस स्पष्ट होता है, उनको यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोटिस्टा से लेकर आगे की ओर जितने भी हायर एनिमल्स तक, हायर प्लांट्स तक, उन सभी कोशिकाओं में इस तरह का वैक्यूल्स पाया जाता है या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। और पादप कोशिकाओं में भी तरुण कोशिकाओं में या यंग सेल में जो होती हैं छोटी वैक्यूल्स के रूप में उत्पन्न होती हैं, और बाद में फिर सभी छोटी वैक्यूल्स आपस में मिलकर बाद में बड़ी वैक्यूल का निर्माण करती हैं या बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। तो जंतु कोशिका में छोटी और पादप कोशिका में बड़ी लगभग 90% स्थान को घेरे रहते हैं। लगभग 90% स्थान को पादप कोशिकाओं में घेरे हुए होते हैं। ये इसका हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जब अंतर कर रहे थे तब बताए थे कि जंतु कोशिका में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। चारों तरफ से जो झिल्ली इसकी घिरी हुई है ना, इस तरह वैक्यूल में जो चारों तरफ से पतली पतली झिल्ली घिरी हुई है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इस झिल्ली को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। ये झिल्ली क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। और टोनोप्लास्ट के अंदर में देखिए, अंदर में विशेष प्रकार का द्रव भरा हुआ है, पतला क्लियर द्रव भरा हुआ रहता है, और उस द्रव को हम कहते हैं सेल सेप। इस द्रव को क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। और इस सेल सेप के अंदर में विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ये है ग्लूकोज, सुक्रोज, सभी खनिज पदार्थ जो होते हैं, मिनरल्स या खनिज पदार्थ, एमिनो एसिड, उसके साथ साथ इसमें और एक विशेष विशेषता पाई जाती है, वर्णक, और साथ ही साथ उत्सर्जी पदार्थ। माने कोशिका में, पादप कोशिका में हो चाहे जंतु कोशिका में, उपापचयी पदार्थ क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ बने रहते हैं उनके स्टोरेज का कार्य करती है रिक्तिका। तो इनमें क्या पाया जाता है, कहने से सेल सेप में क्या क्या उपस्थित होता है। इसमें सेल सेप में ग्लूकोज, सुक्रोज, मिनरल्स, एमिनो एसिड तथा वर्णक यानी कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और एक्सक्रीटरी मटेरियल माने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप उत्पन्न या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ जो होते हैं यहाँ पर स्टोरेज होकर रहते हैं। ठीक है। और कुछ वर्णक भी इनमें पाए जाते हैं। वर्णक कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं, वर्णक होते हैं एंथोसाइनिन वर्णक और एंथोप्लोर। दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एंथोसाइनिन और एंथोप्लोर। वर्णक यानी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं। एंथोसाइनिन जो होते हैं अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग प्रदान करती हैं। अम्लीय माध्यम है तो एंथोसाइनिन से लाल रंग प्रदर्शित होता है, क्षारीय माध्यम है तो उससे नीला रंग प्रदर्शित होता है, और उदासीन है माध्यम तो उससे बैगनी रंग प्रदर्शित होता है। तो कोशिकाओं में माने फूलों की, पत्तियों की कोशिकाओं में जो रंगक पाए जाते हैं वो रंगक या पिगमेंट्स कहाँ पर उपस्थित होती हैं, एक तो मेसोफिल की कोशिकाओं में उपस्थित होती है, और कोशिकाओं की इन वैक्यूल्स में ये पिगमेंट्स पाई जाती हैं। ठीक है। एंथोप्लोर जो होता है वो पीले रंग के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पादप कोशिका में जब बड़ी सी रिक्तिका बीचों बीच पाई जाती है तो उसके फलस्वरूप जो कोशिका द्रव्य है ये किनारे की ओर ये पतला सा लेयर के रूप में हो जाता है, और केंद्रक जो है वो परिधि की ओर खिसक जाता है। केंद्रक परिधि की ओर खिसक जाता है और कोशिका द्रव्य भी किनारे की ओर हो जाते हैं। तो ये है रिक्तिका की विशेषता, रिक्तिका या वैक्यूल्स की
वैक्यूल्स जो होती हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में एयर वैक्यूल के रूप में होती हैं, माने उनमें हवा भरा होता है। सामान्य कोशिकाओं में क्या होता है, इनमें एयर से सेल शेप में द्रव उपस्थित होता है, जबकि यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनमें क्या होता है, एयर भरा रहता है वैक्यूल्स में। और प्रोटोजोअन्स में या प्रोटिस्ट में जो होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनमें क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और दूसरा होता है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को कहते हैं संकुचित धानी या संकुचित धानी कहते हैं, संकुचित रिक्तिका कहते हैं, और फूड वैक्यूल को खाद्य धानी कहते हैं। तो संकुचित रिक्तिका या फूड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का कार्य अमीबा में विशेष प्रकार से उसके शरीर में जल के संतुलन को या परासरण नियमन करता है ना। यदि एक कोशिकीय शरीर है, जलीय जीव है, जल पूरे शरीर में जल जो है प्रवेश करता है, तो अत्यधिक जल की मात्रा हो जाती है जब, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया भी किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है या रिक्तिका के द्वारा होता है। और फूड वैक्यूल कब होता है, जब उनमें भोजन ग्रहण किया जाता है। जब हम प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि इस तरह से इनमें भोजन ग्रहण करने जा कोई ठोस यदि उपस्थित है, तो ठोस या द्रव, तो धीरे धीरे धंस कर ये अंदर की ओर लाकर फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेती हैं। कोई भी फूड यदि इनकी कोशिका की भित्ति के कोशिका झिल्ली के पास में आती हैं, तो अंदर की ओर धंस कर इन्वेजिनेट होकर अंदर की ओर क्या करती हैं, फूड वैक्यूल या खाद्य धानी का निर्माण करती हैं और चारों तरफ से, और ये कहलाता है खाद्य धानी, जिसमें भोजन को अंदर लेकर पचाया जाता है। तो ये हो गया वैक्यूल या रिक्तिका से महत्वपूर्ण संबंधित बातें। उसका कार्य देख लेते हैं हम। कार्य, मुख्य कार्य क्या है, पहला कार्य तो उसका मुख्य कार्य है संग्रहण करने का या स्टोरेज करने का। तो स्टोरेज में ये आवश्यक पदार्थ भी होते हैं और साथ ही साथ अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो उनके संग्रहण करने का कार्य कौन करता है, रिक्तिका करती हैं या वैक्यूल्स करते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं में, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब जो होता है वो अधिक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब इसमें अधिक होने के कारण कोशिका में जल को अंदर की ओर खींचकर कोशिका के अंदर स्फीति को या टर्जिडिटी ऑफ द सेल को बनाए रखता है। कोशिका की टर्जिडिटी को या स्फीति को बनाए रखने के साथ साथ इसके जल संबंध का भी, कोशिका के जल संबंध का भी नियमन करता है ना। बाहर से कोशिका के बाहर और अंदर की ओर जल के एक निश्चित मात्रा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी सेल शेप की या वैक्यूल्स की। सेल शेप में ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण कोशिकाएं बाहर से, कोशिका के बाहर से जल जो है वो आसानी से प्रवेश करता रहता है और कोशिका को टर्जिड बनाए रखने में या खुली हुई स्थिति में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका के जल संबंध का नियमन करना और उसको टर्जिडिटी को बनाए रखना, स्थिति को बनाए रखना, और साथ ही साथ संग्रहण, है ना, उत्सर्जी पदार्थों के संग्रहण का करना, और महत्वपूर्ण और एक और कार्य है परासरण के नियमन करना। परासरण नियमन किसमें होता है, प्रोटोजोअन्स या प्रोटिस्ट में, है ना। जो एक कोशिकीय शरीर होता है इनका और वो जलीय जीव होते हैं, तो जल की मात्रा का नियमन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा करते हैं। और साथ ही साथ इनमें होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है या पोषण की जो विधि होती है, सीधे सीधे शरीर के द्वारा ही पोषण किया जाता है, तो वो पोषण में फूड वैक्यूल का निर्माण करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये हो गया वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं।